फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 2, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए देखते हैं। अवलोकन। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। नेक्स्ट क्या है? तो परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्र उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विकसित राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि जापान की जनसंख्या मानव पूंजी है। जापान की जनसंख्या क्या है? तो मानव पूंजी है, पढ़ी लिखी हुई है जापान की। विभिन्न क्रियाओं को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी और पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। जैसे एग्जाम्पल हो गया गन्ने का रस चीनी बनाने के लिए। तृतीय क्षेत्र, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आयात में मूल्य बढ़ाती है और यह क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, तो बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। क्या है? बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रिया के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रिया, इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है।
परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि घर में महिला लोग काम करती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, लेकिन उसको फिर भी उसका पैसा वगैरह दिया नहीं जाता है, उसका कोई गिनती ही नहीं रहता है। जैसे मम्मी लोग काम कर रही हैं लेकिन फिर भी उन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मम्मी वो लोग भी जो है ना घर में सेवा ही तो देती हैं ना, सेवा देती हैं, बट उनको उसके बदले में कोई भी भुगतान उनको नहीं मिल पाती है। सेवाओं के राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, इनको जो है ना राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपये से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 37 करोड़ 66.90 करोड़ रुपये हो गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से लेकर 52 के 0.64% से बढ़कर 2015 और 16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया है। रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017 से लेकर 18 में घटकर 2.7% बताया गया है। साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। अब यहाँ पे क्या है, आज़ादी के बाद का है ये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 से लेकर 51 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो यह था 750 थी। विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी और विद्यालयों की संख्या 2,63,000 थी। उसके बाद शिक्षक यहाँ थे क्या, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज कितना था, तो 24,000 थे। और उसके बाद 2016-17 में कितना हो गया, तो ये वही बढ़ के हो गया 42,338 हो गए। और यहाँ जहाँ 30 था तो यहाँ 30 से बढ़ के हो गया आपको 7,995 हो गया। और विद्यार्थी उस समय विद्यार्थी कितना थे, तो 2,66,000 थे। तो अभी बढ़ के हो गया 2,95,000 2,94,27,158 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या स्वास्थ्य के बारे में।
स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। भारत के कुल 380 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। तो भारत में कुल कितना ये है? तो 380 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में कितना हो गया है? तो बस 34 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 204 और जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। जन्म दर गिरकर 204 और मृत्यु दर गिरकर 6.4 पर आ गई हैं। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से 1000 व्यक्ति में मृत्यु दर 6.4 आ गई है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अवस्था का सूचक है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। भारत में बेरोजगारी के कारण बढ़ती जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित हैं। तकनीकी विकास अव्यवस्थित हैं। तकनीकी व्यवस्था क्या है? तो अव्यवस्थित है। बेरोजगारी से अधिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा व हताश की भावनाएं होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए।